अस्सलामुअलैकुम सामईन, मुलाहिज़ा कीजिए जासूसी दुनिया बाय इब्न सफ़ी। नॉवेल रुलाने वाली पार्ट 2। वो समझा था शायद फरीदी उसे सफूरा के बारे में कुछ हिदायत देगा, लेकिन यहाँ तो बात करने की गुंजाइश ना रही थी। फिर आखिर उसने टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकालने की जहमत क्यों गवारा कर ली थी। अगर सफूरा झूठी थी तो उस झूठ की ज़रूरत पर भी गौर करना लाजिम था। आखिर उसने उसके सिलसिले में इतना बड़ा झूठ, नहीं ये नामुमकिन है, ये झूठ नहीं हो सकता। लिहाजा यही बात है कि पुरानी आदत के मुताबिक हजरत उसे अंधेरे ही में रखना चाहते हैं। अच्छी बात है जनाब, आप भी देख ही लेंगे। हमीद के जहन में वही कदीम छपकली कुलबुलाई थी जो उसे परेशानियों में ही मुब्तला करती रही थी। वो उसी दिन फिर सफूरा से मिला। हम देखेंगे कि इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, उसने उससे कहा। मैं नहीं समझी। हम मालूम करेंगे कि वो कहाँ रहती है। हमसे क्या मुराद है तुम्हारी? क्या मैं भी? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो एक फिट के फासले से तुम्हें ना पहचान सकेगी। भला वो कैसे? मेकअप। ऐसा मेकअप? सफूरा के लहजे में हैरत थी। हाँ हाँ, हम दोनों ही की शक्लें तब्दील हो जाएंगी। क्या तुम्हें इसमें दखल है? माहिर हूँ माहिर, हमीद अकड़ कर बोला। दरअसल मैं स्टेज एक्टर हूँ, अक्सर फिल्मों में भी मैंने अपना मेकअप दिया है। तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे खौफ मालूम होता है। मैं एक गैर मुल्की हूँ, अगर पुलिस को इल्म हो गया कि मेकअप में हूँ तो मुझसे ज़रूर जवाब तलब कर लिया जाएगा। मेरा वो दोस्त पुलिस ऑफिसर फिर कब काम आएगा? तुम मुतमईन रहो, डरो नहीं। मैं उसी के मशवरे से ऐसा करने जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया था, उसे भी तशवीश हो गई है। तब तो फिर ठीक है, इस तरह गोया मैं यहाँ की पुलिस की मदद करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कैसी शक्ल बनाओ मेरी। बनाऊंगा नहीं, बदलूंगा। रंगत भी बदल दोगे? मेरा बाप भी नहीं बदल सकता। फिर? अरे सिर्फ कद्दो खाल बदलूंगा, बस तुम उस हैसियत से पहचान ही ना जा सकोगी जिसमें उसने तुम्हें देखा था। तुम अपनी शक्ल क्यों बदलोगे? अरे तुम इतने बहुत से सवालात क्यों कर रही हो? मैं समझ गई, उसने मुजमहल सी आवाज में कहा। तुम एक काली लड़की के साथ देखा जाना पसंद नहीं करते। मैं तो कलूटियों के साथ दफन होना भी पसंद करूंगा। तो गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे बाप रे बाप, हमीद उर्दूम बड़बड़ाया। मेरे सर पर सवार हो जाने की क्या जरूरत है? देखो देखो, अपनी जुबान में मुझे बुरा भला कह रहे हो, तुम्हें यकीनन गुस्सा आ रहा है। अब आ जाएगा, वरना खामोश रहो, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, हामिद ने अंग्रेजी में कहा। अच्छा, तो सोचो, वो बेबसी से बोली। और हमीद ये सोचने लगा कि वो सचमुच बिल्कुल उल्लू का पट्टा है। क्या जरूरत है कि इस हमाकत में पड़ा जाए। तफतन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? सफूरा बौखला कर उठते ही बोली। किसी ने बाहर से कुछ कहा और वो हमीद की तरफ झुककर आहिस्ता से बोली। नया गिरा का असिस्टेंट मैनेजर मालूम होता है। हमीद भी उठा और दीवार की तरफ मुड़ गया। सफूरा ने दरवाजा खोलकर अंदर आने वाले को अंदर आने के लिए कहा। फिर जब हमीद उन दोनों की तरफ मुड़ा तो सफूरा की आंखें हैरत से फैली रह गईं, क्योंकि इतनी देर में हमीद ने अपना वो रेडीमेड मेकअप इस्तेमाल कर डाला था जो हर वक्त ही जेब में पड़ा रहता था। यानी वो स्प्रिंग जो नाक के नथनों में फौरी तौर पर फिट किए जा सकते थे। नाक की नोक ऊपरी सिम नाक की नोक ऊपरी होंठ समेत ऊपर उठती चली गई थी और सामने के दांत दिखाई देने लगे थे। नया गिरा का असिस्टेंट मैनेजर उसे पुरतशवीश नजरों से देखता हुआ बैठ गया। सफूरा ने शायद उसके जहन में पैदा होने वाले सवाल को पढ़ लिया था, इसलिए जल्दी से बोली। ये मिस्टर अहमद हैं, मेरे पेन फ्रेंड। 3 साल से इन्हें जानती हूँ, लेकिन मुलाकात कल ही हुई थी। खत्तो किताबत के जरिए गैर मुल्कियों को दोस्त बनाना मेरी हॉबी है, दिलचस्प हॉबी है। मैं सईद हूँ, उसने हमीद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। हमीद मुसाफा करते वक्त आहिस्ता से कुछ बड़बड़ाया जिसे वो दोनों सुन ना सके, और फिर चंद रस्मी बातों के बाद कारोबारी गुफ्तगू शुरू हो गई। हमीद खामोश बैठा रहा। सफूरा मैनेजर से कह रही थी, वो कम से कम 3 दिन कतई आराम करना चाहती है। असिस्टेंट मैनेजर कह रहा था कि वो सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करने आया है। उसकी ख्वाहिश मैनेजर तक पहुंचा देगा और मैनेजर ही उसका फैसला कर सकेगा कि वो 3 दिन आराम कर सकती है या नहीं। 10 मिनट बाद वो उठकर चला गया और सफूरा फिर पहले ही किसी मुतैयराना अंदाज में हमीद की तरफ मुतवज्जह हुई। तुम तो हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। भला इतनी जल्दी ये कैसे हुआ? कहाँ क्या हुआ? हमीद ने कहा और नाक सहलाने के बहाने हाथ ऊपर ले गया, और फिर हाथ हटाया तो चेहरे से तो सब मामला ठीक ठाक ही था। अरे वो उछल पड़ी।
कहीं मुझे भी कोई खब्बीस रूह ना समझ लेना। खुदा की कसम मुझे हैरत है, भला इस तरह ऊपर का होंठ नाक समेत कैसे उठ सकता है। तुम कोशिश मत करना, तुम्हारा होंठ पहले ही काफी उठा हुआ है, नाक गायब हो जाएगी। नहीं, मुझे बताओ ये तुमने कैसे कर लिया था। जब तुम यहाँ से वापस जाने लगोगी सब कुछ बता दूंगा। मैं उलझन में रहूंगी, इस तरह कम से कम मुझे याद तो रखोगी। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें याद रखो? हाँ, हामिद फिर झल्ला गया। वो सोच रहा था कि आखिर इस किस्म के रोमांटिक जुमले उसकी जुबान से क्यों निकल रहे हैं। आखिर तुम्हारा मिजाज किस किस्म का है, मैं समझ ही ना सकी अब तक। ना समझना ही बेहतर है। पिछले साल एक लड़की ने समझने की कोशिश की थी, लिहाजा आजकल कुछ देर तक तो भौंकती रहती है और फिर काटने भी दौड़ती है। वो इस तरह मुंह खोले उसे देखती रही जैसे बात समझ ही में ना आई हो। उस दिन हमीद फिर फरीदी से नहीं मिला था। शाम होने का मुंतजिर रहा। मेकअप में सफूरा की शक्ल बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। शाम को उसने बहैसियत कैप्टन हमीद हाई सर्किल के मैनेजर को फ़ोन किया। देखो दोस्त, मेरा एक मोअज़्ज़िज़ फिलिपीनी दोस्त एक अफ्रीकी लड़की के साथ आएगा। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। हो सकता है कि तुम किसी फिलिपीनी को पहचान ना सकने का उज़्र करो, लेकिन किसी नीग्रस को तो लाखों में शनाख्त कर सकोगे। क्या मुझे उनके साथ किसी खास किस्म का बर्ताव करना है? मैनेजर ने पूछा। नहीं, बस तुम उनसे ये ना पूछोगे कि वो किस बाकायदा मेंबर के साथ आए हैं। क्या ये सरकारी हुक्म है? कतई, और उनकी टोह में भी ना रहना, समझे? बहुत बेहतर जनाब। क्या आप तशरीफ नहीं ला रहे? हरगिज नहीं, क्योंकि मेरी तशरीफ आवरी तुम्हारे लिए मुसीबत ही बन जाती है। जैसी जनाब की मर्जी। और कुछ? बस शुक्रिया। उसके बाद उसने खुद पर किसी फिलिपीनी का मेकअप किया था, प्लास्टिक मेकअप जिससे आंखों के निचले का हिस्सा बिल्कुल सपाट हो गया था। वाकई तुम माहिर हो, सफूरा ने कहा। अब तुम रोजी हो और मैं मिस्टर सांग फी। मेरा नाम न भूलना, सांग फी। और तुम रोजी। हम इंग्लिश में गुफ्तगू करेंगे। बस अब तैयार हो जाओ। फिर वो टैक्सी में बैठकर हाई सर्किल की तरफ रवाना हो गए। हमीद सोच रहा था कि पिछली शाम बेजारी और उदासी लेकर आई थी, लेकिन इस वक्त जहन की क्या कैफियत होनी चाहिए। क्या वो अब कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर दे? तन्हाई अगर इसी तरह रफा होती है तो बस ऐसी जिंदगी को साथ सलाम। बहरहाल ये बला खुद ही अपने गले डाली थी, लिहाजा भुगतना तो होगा ही। हाई सर्किल के डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही सबसे पहले मैनेजर से मुलाकात हुई। जनाब आली, इधर तशरीफ लाइए, इस मेज़ पर। अगर आप इज्जत माब कैप्टन हमीद के मेहमान हैं। हाँ हाँ, हमीद धर्राई ही आवाज़ में बोला, और फिर उन्होंने उसकी बताई हुई मेज़ पर कब्जा कर लिया था। ये किस कैप्टन हमीद का हवाला दे रहा था? कौन था? वो इस क्लब का मैनेजर है, हमीद ने झुंझुलाकर कहा। उसने उसी पुलिस ऑफिसर का हवाला दिया था जिसकी हम मदद कर रहे हैं। और क्या पूछना है? सब कुछ एक साथ पूछ लो। तुम खफा क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं, सब ठीक है। तुमने फिर आंखें बंद कर ली? दिल की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हमीद बेबसी से कराहा। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हो। बस तुम बोले जाओ, मुझसे जवाब तलब ना करो। हमीद ने आंखें खोले बगैर जवाब दिया और सोचा, ऐ पाक परवरदिगार, जो अजाब खुद ही अपने ऊपर नाजिल किया जाए उसके लिए किससे फरियाद की जाए और किस मुंह से की जाए। मैं मिल्क शेक पीऊंगी। दही की लस्सी मंगवाऊं? हमीद ने जलकर पूछा। ये क्या चीज़ है? यहाँ का खास मशरूब है जिसे पीकर आदमी खुद को चुगत महसूस करने लगता है। चुगत क्या चीज़ है? चुगत नहीं, चुगत, हमीद ने झल्ला कर तस्दीक की। चलो वही सही, क्या चीज़ है? मैं चुगत हूँ। होगा मुझे क्या, तुम पता नहीं क्यों गुस्से में भर गए हो। हमीद ने अपना दिमाग ठंडा करने की कोशिश शुरू कर दी। आखिर इस बेचारी का क्या कसूर? खामखा झल्लाहट का मुजाहरा क्यों किया जाए? वो खुद ही तो उसकी तरफ बढ़ा था, वो तो नहीं आई थी उसके पास। उसने वेटर को बुलाकर सिर्फ एक गिलास मिल्क शेक के लिए कहा। क्या तुम नहीं पियोगे? जब तक मजबूरन पीना पड़ा था पीता रहा था, इसके बाद से तो फिर इससे शौक नहीं किया। अच्छी चीज़ है, रोज़ाना एक गिलास ज़रूर पिया करो। हमीद बुरा सा मुंह बनाकर रह गया, कुछ बोला नहीं। मिल्क शेक आया, वो पीती रही और हमीद सोचता रहा कि वो सचमुच चौकत है। जिसके लिए ये सारा खड़ाक किया उसे जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। हद यह है कि उस औरत के बारे में भी कुछ नहीं बताया। उसने तवील सांस ली और सदर दरवाजे की तरफ देखने लगा।
ये गालबन छठी हिस्सी थी जिसने सदर दरवाजे की तरफ देखने पर मजबूर किया था, वरना उसे क्या पता कि वो औरत हॉल में दाखिल हो रही है। हमीद सीधा होकर बैठ गया। औरत के साथ वही मर्द नजर आया जो पिछली रात उसे नए गिरा से घसीट ले गया था। बस वही दोनों थे, आगे पीछे और कोई नजर ना आया। हो सकता है उनके लिए मेज पहले ही से मखसूस रही हो, क्योंकि वो किसी की रहनुमाई के बगैर ही उस मेज तक जा पहुंचे थे। फासला हमीद की मेज से ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना करीब भी नहीं थे कि वो उनकी गुफ्तगू सुन सकता। गालबन यही खान वजाहत है, हमीद ने सोचा। आदमी टेढ़ा मालूम होता है। औरत कुछ उकताई उकताई सी नजर आ रही थी। तुम उसे इस तरह ना घूरो, हमीद ने सफूरा से कहा, और वो चौंक कर फिर मिल्क शेक की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं अंगारों पर खड़ी होकर कह सकती हूँ कि ये रुलाने वाली ही है। मेरा दिल खिंचा जा रहा है उसकी तरफ, हमीद बड़बड़ाया। खुदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, मत देखो उसकी तरफ। अरे वाह, ये क्या बात हुई। मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर के भेजे हुए यहाँ आए हो। बस बस, अब उसका नाम न लेना। अल्लाह रहम कर, सफूरा गिड़गिड़ाई। उस खबीस औरत से हर एक को दूर रख। मेरा दिल चाह रहा है कि उसके साथी को कुर्सी से धकेल कर खुद उसकी जगह बैठूं। तुम चलो, यहाँ से उठो। कहाँ जाऊं? कहीं भी चलो, लेकिन यहाँ नहीं बैठेंगे। मैं इतने अच्छे दोस्त को मौत के मुंह में जाते हुए ना देख सकूंगी। अरे तुम होश में हो या नहीं? मुझे वो औरत बहुत अच्छी लगती है। अच्छी बात है, सफूरा तवील सांस लेकर बोली। तुम मुझे उस पुलिस ऑफिसर का नाम और पता बताओ, मैं खुद उससे मिलकर गुफ्तगू करूंगी। हमीद का दिल चाहा कि फरीदी का नाम और पता लिखकर उसके हवाले कर दे, लेकिन फिर ये सोचकर उससे बात रहा कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। पता नहीं क्या चक्कर था। बहरहाल वो इस औरत को देखता ही रहा, और सफूरा इस सिलसिले में अपनी परेशानी का इजहार करती रही। अरे बस करो, जिंदा रहने दोगी या मुझे या नहीं? मैं फिर कहती हूँ, उसकी तरफ से नजर हटा लो। हमीद झुंझलाकर कुछ कहने ही वाला था कि फरीदी नजर आया। वो तन्हा ही था और उसने दोनों के करीब ही की एक मेज मुंतखब की। हमीद ने औरत के चेहरे पर तगैयर देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे यकबैग खिल उठी हो। उसके साथी की भवें तनी हुई थी। ये सारे तगैयरात कुछ इतने वाज़ा किस्म के थे कि सफूरा ने भी उन्हें महसूस कर लिया था। ये कौन है? उसने हमीद से पूछा। इशारा फरीदी की तरफ था। दौड़कर पूछाओ। कमाल करते हो, मतलब ये कि वो खबीसा उसे देखकर मसरूर नजर आने लगी है, लेकिन उसके साथी की आंखों में कीना और नफरत है। अरे तो मैं क्या करूं? हमीद रुहांसू आवाज में बोला। कोई मैंने ठेका लिया है सारे जमाने का? अब तुम अपना मूड ठीक कर लो, वरना मैं उठकर चली जाऊंगी। हमीद ने तवील सांस ली और खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने सोचा कि वो उसकी आंखों में देखने के लिए यहाँ नहीं आया, लिहाजा फिर उन लोगों की तरफ तवज्जो हो गया। अब फरीदी और खान वजाहत बराह रास्त एक दूसरे को घूर रहे थे। हमीद ने महसूस किया कि औरत खान वजाहत की तवज्जो उसकी तरफ से हटाने की कोशिश कर रही है। बार बार वो इससे कुछ कहती, लेकिन वो सिर्फ सिर हिलाकर रह जाता। लेकिन आंखें बदस्तूर फरीदी ही के चेहरे पर जमी हुई थीं। न जाने क्यों हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे दो बच्चों के दरमियान पलके न झपकाने का मुकाबला शुरू हो गया हो। चलो यहाँ से, सफूरा हमीद के हाथ पर हाथ रखकर मुस्तबाना अंदाज में बोली। ये दोनों ही खौफनाक मालूम होते हैं, यहाँ यकीनन झगड़ा होगा। खामोश बैठी रहो, मैं कहती हूँ, चुप रहो। जब उन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू होगा, मैं उसे बआसानी उठाकर ले जाऊंगा। किसको? उसी औरत को। मुंह पर हाथ रखूंगा और कंधे पर उठाकर ले भागूंगा। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में आओ। अहमक लड़की, तुम उसकी चाबुक लगाओगी, इंतकाम लोगी अपना या नहीं? नहीं नहीं, मैं किसी जहमत में नहीं पड़ना चाहती। सफूरा की आवाज़ खौफ के मारे कांप रही थी। अब हमीद उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि खान वजाहत उस औरत से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन फरीदी अब भी उसकी तरफ देखे जा रहा था। यह आदमी कौन हो सकता है? सफूरा फिर बड़बड़ाई। किस आदमी की बात कर रही हो? वही जो तन्हा है अपनी मेज पर। मैं नहीं जानता। हमीद ने लापरवाही से शानों को झुकैश दी। तुम आखिर अब उसके पीछे क्यों पड़ गई हो? उसकी आंखें अजीब हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। हमीद गुर्राया। क्यों, क्या बात है? मैं अपने पास बैठने वाली लड़की से किसी दूसरे की आंखों के बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करता। क्या मेरी आंखें अजीब नहीं हैं? अरे वाह, ये कैसी बातें शुरू कर दी तुमने।
मैं तो ये कह रही थी, कुछ इस किस्म की आंखें हैं जिन्हें खौफनाक भी कहा जा सकता है। खौफनाक? उसकी आंखें तो ऐसी हैं जैसे अभी अभी यहीं बैठे बैठे सो जाएगा। खुदा की पनाह, क्या तुम ऐसी आंखों के बारे में कुछ नहीं जानते? मैंने जूलॉजी के एक जालिम और जाबिर बादशाह। खुदा की पनाह, क्या तुम ऐसी आंखों के बारे में कुछ नहीं जानते? मैंने जूलूनिया के एक जालिम जाबिर बादशाह चाका की तस्वीर देखी थी। ऐसी ही आंखें थीं, बिल्कुल ऐसी ही आंखें। आंखों की ये कैफियत खून की प्यास का पता देती है। लेकिन यहाँ तो वो तुम्हारी ही तरह मिल्क शेक पीता नजर आएगा। ओह देखो, वो शायद उठ रहा है, सफूरा मुस्तबाना अंदाज में बोली। हमीद ने देखा, फरीदी सचमुच उठ गया था। हमीद ने उसे सदर दरवाजे की तरफ जाते देखा, फिर ये भी देखा कि औरत के चेहरे पर किसी कदर इज़बिलाल पैदा हो गया है। औरत और खान वजाहत वहीं बैठे रहे। फरीदी सदर दरवाजे से गुजरकर बाहर जा चुका था। मैं कहती हूँ, अब तुम भी चलो यहाँ से, सफूरा बोली। हम आखिर उसकी क़यामगाह का पता लगाकर करेंगे ही क्या? मैंने आज बहुत मेहनत की है, बहुत वक्त बर्बाद किया है, लिहाजा कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। छोड़ो भी, तुमने मुझे शहर की सैर कराने को कहा था। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे ही मशवरे से मैंने उसका तज़किरा अपने उस दोस्त पुलिस ऑफिसर से किया था, लिहाजा उस वक्त मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। तुम चाहो तो अपने होटल वापस जा सकती हो। तुमने ये खतरा मेरी वजह से मोल लिया है, लिहाजा मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं 10 मिनट में आया, हमीद उठता हुआ बोला। कहाँ चले? क्या मैं तन्हा बैठूंगी? सिर्फ 10 मिनट, एक ज़रूरी काम। फिर वो उसकी बात सुनने के लिए वहां रुका नहीं था, बाहर आया। कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे थोड़े फासले पर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ था। यहाँ से हाई सर्कल के मैनेजर के नंबर डायल किए, फौरन ही जवाब मिला। मैं हमीद बोल रहा हूँ डियर, उसने माउथ पीस में कहा। ओह, आदाब बजा लाता हूँ जनाब, आपके मेहमान बहुत खुश हैं, कहिए। और कोई खिदमत मेरे लायक? कुछ देर पहले जनाब कर्नल साहब भी तशरीफ फरमा थे, अब तशरीफ ले गए। खान वजाहत और वह मुहतरमा अभी यहीं मौजूद हैं। मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं, हमीद ने कहा। तुम्हें थोड़ी तकलीफ और दूंगा। तुम्हारी गाड़ी गालबन पार्किंग शेड में मौजूद है आली जनाब। उसकी कुंजी इग्निशन में मौजूद मिलनी चाहिए। शायद मेरे मेहमान उसे कुछ देर के लिए इस्तेमाल करें। मगर जनाब, फिक्र ना करो, जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई टूट फूट हुई तो मरम्मत कराए बगैर तुम्हें वापस न की जाएगी। बहुत बेहतर जनाब, मुर्दा आवाज में कहा गया। क्या कुंजी मेहमान की खिदमत में पेश कर दी जाए? नहीं, उसे इग्निशन में लगाकर छोड़ दो, बस, शुक्रिया। हमीद ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर कंपाउंड तक पहुंचने में कम से कम इतनी देर लगाई कि उसके अंदाजे के मुताबिक उस वक्फे में कार से मुतालिक हिदायत पर अमल किया जा चुका हो। डाइनिंग हॉल में वापसी पर उसने दोनों को वहीं पाया। दोनों ही एक दूसरे से कशीदा नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद उसने औरत को उठते देखा। खान वजाहत उससे कुछ कह रहा था और वो इनकार में सर हिला रही थी। अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वो वहां से जाना चाहती हो और खान वजाहत रुकने के लिए कह रहा हो। फिर वो भी उठ गया। जब वो सदर दरवाजे से गुजर जाएं तो हम भी उठ जाएंगे, हमीद ने सफूरा से कहा। पता नहीं तुम क्या करना चाहते हो, वो पुरतशवीश अंदाज में बड़बड़ाई। फिर ये दोनों भी बाहर आए थे और पार्किंग शेड से उनकी गाड़ी निकल ही रही थी कि हमीद ने मैनेजर की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए सफूरा से बैठने को कहा। अरे अरे, हम तो गालबन टैक्सी में आए थे, सफूरा बौखला कर बोली। पुलिस ऑफिसर ने अपनी गाड़ी हमारे लिए भिजवा दी है, हमीद ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। अब वो खान वजाहत की गाड़ी का ताक़ुब कर रहा था। वो दोनों, क्या हम उनका पीछा कर रहे हैं? सफूरा हाँफती ही बोली। तुम अब खामोशी रहो तो बेहतर है, हमीद बोल रहा है। अरे अरे, लेकिन हमीद ने अरे अरे का कोई जवाब ना दिया। कान खा रही थी इतनी देर से, अब खामोशी रहती तो अच्छा था। पता नहीं वो खाइफ थी या बोरियत महसूस करने लगी थी कि सचमुच फिर वो बोली नहीं। वो शहर ही की सड़कों से गुजर रहे थे। मुझे तो अब नींद आ रही है, सफूरा मिनमिनाई। पिछली रात भी तुम्हें नींद आ रही थी, जिसकी बिना पर आज मैं इस हाल को पहुंच गया। अब उस वक्त की नींद शायद कल मुझे मूंगफलियां बेचने पर मजबूर कर दे। मुझे मेरे होटल पहुंचा दो। कबल इसके कि हमीद कुछ कहता, एक जोरदार धमाका हुआ और अगली गाड़ी की डिग्गी धुएं उगलने लगी।
आसपास कई चीखें भी उभरी थीं। फिर अफरा तफरी सी मच गई। हमीद के औसान बहाल थे। वो अपनी गाड़ी आगे निकाले लेता चला गया। अरे अरे, रोको रोको, देखो क्या हुआ, सफूरा हिज़ियानी अंदाज में बोली। खामोश बैठी रहो। यानी शट अप। सफूरा ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन सिर्फ होंठ हिलकर रह गए। हमीद गाड़ी की रफ्तार तेज से तेज तर करता रहा और फिर वो लेक्चो के सामने रुक गई। नीचे उतरो, हमीद ने कहा। ये कहाँ लाए हो? सफूरा ने खौफजदा लहजे में कहा। भूखा हूँ, तुम्हें खाऊंगा। मुझे डराओ नहीं, मैं कोई खब्बीस रूह नहीं। ये मेरा पसंदीदा होटल है, यहाँ खाना खाएंगे। चलो उतरो, भूख चमक उठी है। वो सहमी हुई सी गाड़ी से उतरी और हमीद के साथ चलने लगी। आर लेक्चर का डाइनिंग हॉल खासा आबाद था, लेकिन हमीद को इतना होश कहाँ था कि वो उस पर ध्यान देता। वो तो बहुत ही जज्बाती अंदाज में उस धमाके के मुतालिक सोचे जा रहा था। धमाका खान वजाहत की गाड़ी की डिग्गी में हुआ था और गाड़ी हाई सर्किल क्लब के पार्किंग शेड में खड़ी रही थी। फरीदी और खान वजाहत हाई सर्किल के डाइनिंग हॉल में एक दूसरे को खूंखार नज़रों से घूरते रहे थे। फिर फरीदी वहां से चला गया था। वजाहत और वो औरत बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और हमीद ने उनका ताक़ुब शुरू कर दिया था। फिर धमाका और वो अपनी गाड़ी आगे निकाल ले गया था। क्या था ये सब कुछ? फरीदी, क्या ये पिछली रात वाली तौहीन का इंतकाम था? हमीद सोचता रहा और फिर वो वेटर की आमद पर चौंका था। मीनू से कुछ यूं ही ऊट पटांग सी चीजें मुंतखब की और ऑर्डर दे दिया। मैं पूछती हूँ, तुम रुके क्यों नहीं थे? सफूरा कुछ देर बाद कांपती हुई सी आवाज में बोली। मैंने तुम्हारी अक्ल पर तो मेकअप नहीं किया था। फिर इतनी अहमकाना बातें क्यों कर रही हो? हम दोनों गैर मुल्की हैं, मतलब ये कि उस मेकअप में अगर हम रुकते तो यकीनी तौर पर पुलिस हमें बतौर गवाह इस्तेमाल करने की कोशिश करती। लेकिन तुम्हारा वो दोस्त पुलिस ऑफिसर, ये कार्रवाई निजी तौर पर थी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अब मैं निजी तौर पर उसे उस हादसे से मुत्तला कर दूंगा। हाँ, ये तो दुरुस्त है, हम दुश्वारी में पड़ जाते। वो कुछ सोचती हुई बोली और हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए दूसरी तरफ देखने लगा। सफूरा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, तुम मुझसे खफा क्यों हो गए हो? खफा नहीं हो गया, भूखा हूँ और भूख की हालत में पता नहीं कैसी कैसी हस्तियों को चबा गया हूँ। फिर मैं ये भी नहीं देखता कि गोश्त की रंगत कैसी है। मैं बड़ी देर से तुम्हारी बातों में दरिंदगी महसूस कर रही हूँ। बस अब खामोश रहो, खाने के बाद मजीद गुफ्तगू होगी, हर मौजू पर बेतकान बोल सकूंगा। वो उसे अजीब नजरों से देखती हुई खामोश हो गई। फिर खाना आ गया था। खाने के बाद कॉफी का दौर चला, लेकिन सफूरा खामोशी रही और हमीद तो अब उस सिलसिले में किसी किस्म की गुफ्तगू करना ही नहीं चाहता था। बहरहाल हम शहर ना देख सकेंगे, सफूरा रवानगी के लिए उठती ही बोली थी। देख लेंगे शहर भी। आखिर तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया है? शाम तक तो अच्छे खासे थे। अब भी ठीक हूँ बाबा, कान ना खाओ। और फिर वो उसे मैपोल के करीब छोड़कर हाई सर्किल वापस आ गया था। यहाँ पार्किंग शेड में मैनेजर की गाड़ी छोड़ी थी और वापसी के लिए मुड़ ही रहा था कि मैनेजर से मुठभेड़ हो गई। गाड़ी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी जनाब आली? नहीं, हमीद ने भल्लाई ही आवाज में कहा और गेट की तरफ बढ़ता चला गया। अब वो सीधा घर जाना चाहता था। इत्तेफाकन टैक्सी भी जल्दी मिल गई, वरना आसपास टैक्सी के लिए कुछ देर भटकना ही पड़ता था। फरीदी घर पर मौजूद नहीं था। हमीद ने सोचा, जाहिर है घर पर मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इंतकाम लेने का यह तरीका उसे पसंद नहीं आया था। अरे कहीं ललकार कर मारा होता, कहीं औरत रुलाने वाली। जहन्नुम में जाए, उसने सोचा। फिर क्या किया जाए? अगर उसे इल्म होता कि फरीदी घर में मौजूद नहीं है तो 12-1 बजे से पहले घर वापस ना आता। सफूरा को मैपोल में छोड़कर कहीं और भी जा सकता था। उकताहट और झल्लाहट में मुब्तला होकर उसने खामखा फोन पर ऊट पटांग कॉलें करनी शुरू की। कभी किसी जनरल मर्चेंट से लेजर प्लेट के दाम पूछता, कभी किसी सिनेमा हाउस से पूछता था कि 2-3 माह बाद कौन सी फिल्म एग्ज एग्जिट करेगा। फिर यह सिलसिला जारी ही था कि किसी ने हमीद के कंधे पर हाथ रख दिया। वो चौंक कर मुड़ा और फरीदी की शक्ल देखते ही ऐसा बुरा मुंह बनाया जैसे खुदकुशी कर लेने की हद तक बोर हो गया हूँ। शेर व सुखन का ज़ौक रखते हो तो आदमियों में बैठा करो, उन बेचारों ने क्या कसूर किया है? उन्हीं के साथ मेरी भी परवरिश हुई है, हमीद ने जहरीले लहजे में कहा। ओह, फरीदी उसे खींच कर लिपटाता हुआ बोला। बेबी रूहासा हो रहा है। चिच चिच, आओ फीट तैयार है। छोड़ दीजिए मुझे, हमीद मचला।
चलो सीधी तरह, वरना। फरीदी उसकी गर्दन पकड़कर पोर्च की तरफ घुमाता हुआ बोला। हमीद बादल नखास्ता चलने की एक्टिंग करता हुआ साथ देता रहा। वो बरामदे में आ पहुंचे। हमीद उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो खूबसूरत है हमीद, फरीदी कुछ देर बाद बोला। मैं फिलहाल उसके वालदा माजदा के बारे में सोच रहा हूँ। मुमकिन है वो खातून उससे भी ज्यादा खूबसूरत रही हो, लिहाजा मुझे बोर ना कीजिए। बकवास बंद करो, मैं इससे पहले कई बार तुम्हारी रुदादे इश्क सुन चुका हूँ। मैं तो बोर नहीं हुआ था। तो गोया ये सच है, हमीद आंखें निकाल कर बोला। लेकिन फरीदी ने कोई जवाब ना दिया, सर झुकाकर सिगार सुलगाने लगा। हमीद एक पल के लिए रुककर फिर बोलने लगा था। या तो इतना इज्तनाब, या फिर सारी मंजिलें एक साथ तय कर डालें। यानी न सिर्फ इश्क बल्कि रकाबत भी। खुदा की पनाह, बड़ी शान वाला है तू पाक परवरदिगार। चाहे तो घोड़े को भी लातीनी बोलने पर मजबूर कर दे। फरीदी ने तवील सांस ली और मुस्कुराकर हमीद की आंखों में देखने लगा। आपने मुझे सख्त मायूस किया है, हमीद खुश्क लहजे में बोला। भला वो कैसे फर्जंद? वो शख्स जो कल तक कानून का मुहाफिज था, आज एक औरत के लिए कानून शिकन बन बैठा। मैं नहीं समझा। आपने जोश इंतकाम में ये भी ना सोचा कि आपकी मंजूरी नजर भी उसी गाड़ी में होगी। क्या बक रहे हो, साफ साफ कहो। आपने उसकी गाड़ी की डिग्गी में गालबन टाइम बम रखवाया था। तो फिर धमाका हुआ था, लेकिन मैं उनका अंजाम देखने के लिए रुका नहीं था। तुम ताक़ुब कर रहे थे? जी हाँ, और मैंने हाई सर्कल में आप दोनों को खूंखार किस्म के मूड में भी देखा था। और फिर आप चुपचाप उठकर चले गए थे, गोया आप खान वजाहत को जताना चाहते थे कि अब उसकी खैर नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। अरे मारना ही था तो ललकार कर मारा होता। पिछली रात बेहतरीन मौका था, जब उसने आपके बाजू से जबरदस्ती खींच लिया था। कल तो खड़े मुंह देखते रहे थे। ये धमाका किस जगह हुआ था हमीद साहब? जीरो रोड और ईगल रोड के चौराहे के करीब। अच्छा, फरीदी उठता हुआ बोला और मजीद कुछ कहे बगैर अंदर चला गया। हमीद वहीं बैठा रॉकिंग चेयर में झूलता रहा। जहन पर नाखुशगवार सी कैफियत तारी थी। थोड़ी देर बाद फरीदी फिर वापस आ गया, लेकिन उसके होठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट थी। हमीद ने उसे इस्तेफामिया अंदाज में देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वहां एक धमाका सुना जरूर गया था और गाड़ी की डिग्गी से धुआं भी निकलता देखा गया था। वो गाड़ी रुकी भी थी, लेकिन फिर जल्द ही जीरो रोड पर मुड़ गई थी। पुलिस को उस गाड़ी की तलाश है, नंबर भी कोई नहीं देख सका था। तो ये इत्तला आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अगर वो टाइम बम था तो गाड़ी के परख जोड़ जाने चाहिए थे। तुम कहते हो कि डिग्गी से सिर्फ धुआं निकलता हुआ देखा था तुमने। हद यह है कि डिग्गी खुला तक नहीं, कम से कम उससे ही कब्जों से उखड़ जाना चाहिए था। गालबन उस धुएं की नुमाइश के लिए वो पहले ही पूरी तरह बंद ना किया गया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आजकल मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, फरीदी ने चिढ़ाने के से अंदाज में कहा। मुझे भी वहीं बुलवा लीजिए, हमीद मुल्ती मुल्तियाना बोला। नहीं, तुम नहीं। ये मामला तुम्हारे मियार से कहीं ज्यादा ऊंचा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने वो बला महज आपकी वजह से गले लगाई है। आज शाम उसने पूरे यकीन के साथ अपने पिछले बयान की तायीद की थी। वो वही है जो शिकागो में रुलाने वाली कहलाती है। फरीदी कुछ न बोला। हमीद उसे घूरता रहा। फरीदी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। दफादन उसने सर उठाकर कहा, कल सुबह 10 बजे तक मैं तुम्हें बता सकूंगा कि तुम्हारी नई दोस्त का बयान सही है या गलत। भला वो किस तरह? हमीद, क्या तुम कॉफी के लिए कह सकोगे? आप घर में बैठे हुए हैं, हाई सर्कल में नहीं। फरीदी खुद ही उठा और किचन की तरफ चला गया। हमीद एक बार फिर डौनो-डोल हो रहा था। ये इश्क और रकाबत का चक्कर हरगिज नहीं हो सकता। हार्ड स्टोन बदस्तूर बंजर है, फिर क्या किस्सा है? वो सोचता रहा और फिर दफतन चौंक पड़ा। तेज किस्म की रोशनी चेहरे पर पड़ी थी। किसी की गाड़ी फाटक में दाखिल हो रही थी। कौन हो सकता है इस वक्त? कासिम की तरफ ख्याल गया। मुमकिन है दिमाग में खुजली उठी हो। बहरहाल गाड़ी सीधी पोर्च में चली आई। हमीद उठ गया। ना सिर्फ उठ गया बल्कि अलर्ट भी हो गया, क्योंकि गाड़ी उसी के महकमे के सुपरिटेंडेंट की थी। वो गाड़ी से उतर ही रहा था कि फरीदी भी अंदर से आ गया। ओह आप? वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। हाँ, मुझे ही आना पड़ा, सुपर ने बरामदे में दाखिल होते हुए कहा। तशरीफ रखिए जनाब, फरीदी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया।
शुक्रिया, उसने बैठते हुए कहा और हमीद की तरफ इस तरह देखा जैसे वहाँ उसकी मौजूदगी गैर ज़रूरी समझता हो। तुम ज़रा कह दो, कॉफ़ी जल्दी चाहिए, फरीदी ने हमीद से कहा और हमीद निचला होंठ दांतों में दबाए वहाँ से रुखसत हो गया। जहन्नुम की किसी भट्टी पर केतली रखवा दूँ, वो राहदारी से गुजरता हुआ बड़बड़ाया था। सीधा अपने कमरे में आया। मकसद हकीकतन कॉफ़ी के लिए जल्दी नहीं थी, बल्कि उसे वहाँ से टालना ही मकसूद था। वो अब फरीदी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लिहाजा फिर टेलीफोन पर टूट पड़ा। ख्वामख्वाह किसी न किसी से झगड़ा करने को जी चाह रहा था। बस कासिम के नंबर डायल किए। जानता था कि कासिम का एक इंस्ट्रूमेंट ख्वाबगाह में भी रहता है। 3 बार नंबर डायल करने के बाद दूसरी तरफ से कासिम की दहाड़ सुनाई दी थी। कौन है? मैं सो रहा हूँ। बिल्कुल उल्लू के पट्टे हो, हमीद ने आवाज़ बदल कर कहा। या अबे होश होश में तो है, तमीज़ से बात करो वरना मार मार कर भुस भर दूंगा, हमीद ने कहा। जवाब में कासिम ने शायद गालियां ही देने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से और बौखलाहट में वो गालियां मानवियत की हामिल नहीं हो सकती हैं। ये कुत्तों की तरह क्या भौंक रहा है, हमीद ने कहा। गालिबन कासिम सांस लेने के लिए रुक गया था, लेकिन फिर दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आई। वैसे सिलसिला भी मुनक़ता नहीं किया गया था। अबे रिसीवर हाथ में लिए ही सो गया क्या, हमीद ने फिर कहा। अबे कौन साले, कासिम की दहाड़ सुनाई दी। गालिबन पहले वो गुस्सा और हैरत की ज्यादती की बिना पर कुछ न कह सका होगा। मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुम्हें आजाद में सोने ना दूंगा। ओए हरामी, कौन है तू? इस बार कासिम हलक के बल चीखा था। हमीद उसकी आदत से वाकिफ था कि हार मानकर रिसीवर नहीं रखेगा, जितनी देर चाहो उलझाए रखो। इससे पहले भी अक्सर वो जी बहलाने के लिए ऐसी हरकतें कर चुका था, लेकिन कभी कासिम को इसका इल्म नहीं होने दिया था कि वो हरकत उसी की होती है। मैं तुम्हारा खून पी लूंगा, वरना जुबान को लगाम दो, शोर के बच्चे, हमीद ने कहा। जुबान? अभी अभी जुबान तो देख, अल्लाह गारत करे साला, अपनी जुबान नहीं देखता। तुम्हें तमीज़ ही से गुफ्तगू करनी चाहिए, मैं चाहे कितनी ही गालियां क्यों न दूं। तेरे बाप की दादा की धौंस है कोई? कासिम की दहाड़ सुनाई दी। सिर्फ मैं ही काफी हूँ तुम्हारे लिए, बाप दादा को तकलीफ कौन दे, उल्लू के पट्टे। बहुत जल्द मरेगा साला तुम, 2 माह बाद फिर जी जलाने कौन जगाया है मुझे। अब तो रोज जगाऊंगा, मुर्गी के तुखम। अबे अबे ये क्या गाली हुई? मुर्गी के तुखम। गालबन कासिम की जहनी रूह बहक गई थी। तुर्की जुबान में यही चलती है। चलती होगी, मगर मैं एक लड़की हूँ, आवाज बदल सकती हूँ। नहीं। हाँ प्यारे, इस बार हमीद ने बारीक सी निस्वानी आवाज निकाली और जवाब में दूसरी तरफ से कासिम की ही सुनाई दी लगी। और फिर उसने कहा, तो तुम मुझे क्यों गालियां देती रही हो? मोहब्बत में प्यारे, चिढ़ाने के लिए। तो आवाज भारी करने की क्या जरूरत है? अपनी मीठी वाली आवाज में गालियां दो दिया करो, अल्लाह कसम हंस हंस कर सुनूंगा। ही। वाकई उल्लू के पट्टे मालूम होते हो, हमीद ने निस्वानी ही आवाज में कहा। बिल्कुल बिल्कुल, ही। तुम मुझे देखते ही रहते हो, लेकिन कभी न जान सकोगे कि वो मैं ही हूँ, हमीद ने कहा। अल्लाह कसम बता दो, तुम्हें मेरी जान की कसम। कासिम साहब घेल फेल होने लगे। नहीं हरगिज नहीं, ये तो नहीं बताऊंगी, हमीद ने कहा। और ठीक उसी वक्त फरीदी ने उसकी गर्दन दबोच ली और रिसीवर उसके हाथ से छीन कर खुद सुनने लगा। उस वक्त कासिम कह रहा था, अल्लाह कसम बता दो, मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बना लूंगा। बोलो हाय, बोलती रहो ना, खामोश क्यों हो गई? अब मैं उस नाहिंजार का बाप बोल रहा हूँ, फरीदी बोल रहा है। अरे बाप रे बाप, वो दूसरी तरफ से आवाज आई और सिलसिला मुनक़ता हो गया। फरीदी भी रिसीवर रखकर हमें की तरफ मुड़ा। आखिर कब तक इस बचपन और हिमाकतों में जिंदगी बसर करोगे? गालिबन एसपी साहब कॉफी ही पीने आए होंगे, हमीद ने सुनी अनसुनी करके कहा। नहीं, वो मुझे इत्तला देने आए थे कि खान वजाहत ने कुछ देर पहले मेरे खिलाफ एक तहरीरी रिपोर्ट उन्हें दी है। किस सिलसिले में? मैं उनकी गर्लफ्रेंड पर डोरे डाल रहा हूँ और इन्हें हिरासा करने के लिए मैंने उनकी गाड़ी की डिग्गी में धमाके के साथ कोई फटने वाला मादा रखवा दिया था, वगैरह वगैरह। सबूत क्या है उसके पास? कल रात नयागरा में कुछ आदमियों ने देखा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पास से घसीट ले गया था, और आज शाम को तुम्हारी ही तरह कुछ और लोगों ने भी हाई सर्कल क्लब में मुझको उसे खूंखार नजरों से घूरते हुए देखा होगा। क्या उन गवाहों के नाम भी रिपोर्ट में दर्ज हैं? उसके बगैर तो वो रिपोर्ट कोई वक़्त ही नहीं रखती। लिहाजा अब तो मुझे बता दीजिए कि ये क्या चक्कर है। कल बताऊंगा, इससे पहले नहीं।
हमीद कुछ कहने ही वाला था कि किसी ने ख्वाबगाह का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? आ जाओ, फरीदी ने बुलंद आवाज़ में कहा। एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है? ड्राइंग रूम में एक साहिबा। कौन है? समझ में नहीं आता साहब, अंग्रेज़ी भी फर्राटे वाली है, कोई अंग्रेज़ ही है। हमीद, जो फरीदी से पहले ही दरवाजे के करीब पहुंच चुका था, बोला, मुझे पूछ रही होंगी। फिर वो बातर्ज सटपट ड्राइंग रूम तक आया था, लेकिन दरवाजे में दाखिल होते ही ब्रेक लग गए। जहां था वहीं रह गया। साथ ही दिल में ये ख्वाहिश हुई कि कार की ब्रेक ही की तरह उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी चरचरा दिया होता, क्योंकि ये वही मोहतरमा थी जिनकी वजह से उसकी दूसरी रात भी गायब हुई जा रही थी। वो हमीद को देखकर खड़ी हो गई। मैं कमाल से मिलना चाहती हूँ, उसने हमीद की आंखों में देखते हुए कहा, और हमीद खड़ा अहमकाना अंदाज में पलकें झपकाता रहा। इतने में फरीदी भी अंदर आ गया। कमाल, वो उसकी तरफ झपकी और फिर हमीद ने देखा कि फरीदी ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए हैं। वो दरिंदा है कमाल, पता नहीं खुद को क्या समझता है। अभी मुझे मालूम हुआ कि उसने पुलिस को तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट दी है, और मुझे ये भी कुछ ही देर पहले मालूम हुआ है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। यकीन जानो खुद उसी ने गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ रखी होगी जो धमाके के साथ फट जाए। वो जंगली है। तुम्हें यकीन है कि उसने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट की है? अरे, मुझे साथ ले गया था उस पुलिस ऑफिसर के पास। तो तुमने भी उससे कुछ कहा था? मेरा मतलब है पुलिस ऑफिसर से। मैं क्या कहती, वो दोनों मुल्की ज़ुबान में गुफ्तगू करते रहे थे, और उसने वो रिपोर्ट भी अंग्रेज़ी में नहीं लिखी थी, बस मुझे बता दिया था कि उसका मकसद क्या है। तुमने एहतजाज किया होगा। यकीनन, मैं दरअसल उसी के साथ यहाँ आई थी। हम न्यूयॉर्क में मिले थे। एक अरसे से मशरक़ की सैर का शौक़ था। मैंने वजाहत में सिर्फ उस हद तक कशिश महसूस की थी कि उससे दोस्ती कर लूँ। मैंने उससे कभी चाहा नहीं। हाँ, तो मैं मशरक़ की सैर करना चाहती थी। वो अपने वतन वापस आ रहा था। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, मुझे उसके साथ ही जाना चाहिए। इस तरह इस ख्वाहिश की तकमील में कोई दुश्वारी न हुई। मैंने पूछा था, क्या तुमने एहतजाज किया था इस रिपोर्ट के खिलाफ? हाँ हाँ, मैंने उसे बाज रखने की कोशिश की थी। फिर उसने क्या किया? उसने मुझे धमकियाँ दी, कहने लगा कि वो यहाँ के बाअसर लोगों में से है। मैं उसका कुछ न बिगाड़ सकूंगी अगर वो ज़बरदस्ती पर उतर आया। मैं भी सोचकर खामोश रह गई कि ख्वामखा बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। लेकिन अब वहाँ से भाग आई हूँ। मैंने टैक्सी ड्राइवर को तुम्हारा पता दिया था, वो मुझे यहाँ छोड़ गया। अब अगर खान वजाहत को उसका इल्म हुआ तो क्या होगा? मुझे उस पुलिस ऑफिसर के पास ले चलो जिसे तुम्हारे खिलाफ दरखास्त दी गई है। मैं उससे कह दूंगी कि मैं खान वजाहत के साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ रहूंगी। फरीदी कुछ न बोला, और हमीद तो शुरू ही से अपनी खोपड़ी सहलाता रहा था। कभी वो फरीदी की तरफ देखता और कभी उस चांद के टुकड़े की तरफ। फरीदी सर झुकाए खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार थे। तुम क्या सोच रहे हो? दफतन औरत बोली। खान वजाहत वाकई बाअसर आदमी है और खतरनाक भी। तो तुम उससे डर गए हो? मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझी थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हुकूमत के जिम्मेदारों से उसके खानदान वालों के मरासम है। वो मेरे खिलाफ बहुत कुछ कर सकेगा। मैं कहती हूँ मुझे उस पुलिस ऑफिसर के पास ले चलो। मैं साफ कह दूंगी उससे कुछ नहीं होगा। फिर मैं क्या करूं बताओ? तुम्हारे मुल्क में तन्हा हूँ। मुझे उस दरिंदे के पंजे से रिहाई दिलाओ। तुम अपने सिफारत खाने से क्यों नहीं रुजू करती? लेकिन मैं कहूँगी क्या जनाब, जबकि सिफारत खाने को उससे पहले ही मुतला कर चुकी हूँ कि अपने दोस्त खान वजाहत के साथ क़याम करूँगी। फिर वो दफतन हमीद की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, ये कौन है? मेरा असिस्टेंट। क्या हर मामले में तुम्हें असिस्ट करता है? हाँ, लेकिन यहाँ तो उसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। वो मस्काना अंदाज में मुस्कुराई। हमीद ने भिन्ना कर कुछ कहना ही चाहा था कि फरीदी हाथ उठाकर बोला, जाओ आराम करो। और हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बहुत बुलंदी से नीचे फेंक दिया हो। तीर की तरह वो दरवाजे की तरफ मुड़ा था, और ख्वाबगाह में आकर कई चीज़ें तोड़ डाली थी। अपने बाल हाथों में जकड़ कर सर को कई झटके दिए थे। फिर हलक फाड़कर चीखने को जी चाहा, लेकिन उस ख्वाहिश को अमली जामा न पहना सका। दिल का बुखार निकालने के लिए जुबान ऐंठी जा रही थी। दफतन फ़ोन पर नजर पड़ी, और वो एक बार फिर कासिम का नंबर डायल करने लगा। अब की जवाब मिलने में देर नहीं लगी थी। गालबन कासिम फिर नहीं सोया था। ओ मोटे हरामजादे, हमीद ने माउथपीस में दहाड़ कर कहा, लेकिन जवाब में ही सुनाई दी। क्या तुम्हारी बीवी मर गई है कि इस तरह रो रहे हो? हमीद ने कहा। अरे, मर भी तो चुकी है किसी सूरत से। मैं तो हंस रहा था।
इसी तरह हंसते रहो, हामिद ने डपट कर पूछा। अब नहीं आऊंगा धोखे में, चाहे जितनी भारी आवाज में बोलो, ही। फिर हामिद उसे बेतहाशा गालियां देता रहा और दूसरी तरफ से ही के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दिया था। दूसरी सुबह हामिद को याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात उसे नींद कैसे आ गई थी। गुस्से के मारे आग हो रहा था। आंख खुलते ही दरवाजे की तरफ झपटा, हैंडल घुमाकर झटका दिया। दरवाजा खुल गया। चंद लम्हे खुले हुए दरवाजे से राहदारी में घूरता रहा, फिर दरवाजा बंद करके बिस्तर पर जा बैठा। पिछली रात नींद आ जाने पर उसे हैरत थी, क्योंकि इंतहाई झल्लाहट के आलम में नींद का सवाल ही नहीं पैदा होता था। पिछली रात कासिम को फोन पर गालियां देने के बाद उसने फिर कमरे से बाहर निकलना चाहा था, लेकिन दरवाजे को बाहर से मुक़फ़िल पाकर तलवों से लगी थी और सर पर बुझी थी। गुस्से के मारे करीब करीब पागल हो गया था। फिर याद नहीं किस तरह गुस्सा फर्द हुआ था, उसे नींद आ गई थी। बहरहाल अब वो सोच रहा था कि ड्यूटी पर हाजिरी बरहक, लेकिन अब वो अपनी रातें उस छत के नीचे नहीं गुजारेगा। कोई बात नहीं, इतना जलील समझ लिया है। कमरा बाहर से मुक़फ़िल कर दिया गया था, जैसे वो मुग़ल होता। लानत है, जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई हिमाकत हो जाए तो यार लोग मर भक्कों की तरह गिरते हैं। यहाँ क्या गम है, इतने करीब आकर फिर पलट जाने वाली लड़कियों की तादाद इतने करीब आकर फिर पलट जाने वाली लड़कियों की सही तादाद भी उसे याद न होगी। वो चौंक पड़ा। किसी ने बाहर से दरवाजे को खटकाया था। कौन है, आ जाओ, वो गुर्राया। आने वाला हामिद का मुंह लगा मुलाजिम शरीफ था। हामिद ने उसे खूंखार नजरों से घूरा। साहब दे गए हैं, उसने एक लिफाफा हामिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। भाग जाओ, हामिद ने लिफाफा उसके हाथ से लेते हुए कहा, और वो चुपचाप खिसक गया। लिफाफे से बरामद होने वाली तहरीर थी। हमीद अजीज़म, तुम्हारी खफगी हक बजानिब है, लेकिन बाद में तुम्हें अपने गुस्से पर निदामत भी हो सकती है। लिंकन छोड़े जा रहा हूँ, तुम उसी से ईगल बीच वाले हट में आ जाओ। मेरी तहरीर ज़ा कर दो, फरीदी। उसने गैर इरादी तौर पर खत को दिया सलाई दिखा दी और कागज जल गया, लेकिन उसका जहन अब भी उस अपने तौर पर भटक रहा था। ईगल बीच पर ऐश हो रहे हैं। बहरहाल तहरीर ने जहन पर अच्छा ही असर डाला था। उसने सोचा कि ये भी क्या हिमाकत है कि गुस्से की बिना पर नाश्ता कहीं बाहर किया जाए। लिहाजा वो ज़रूरियात से फारिग होकर डाइनिंग रूम में आया। शरीफ यहाँ भी दिखाई दिया। हमीद समझ गया कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। अबे क्यों मेरी जान को आ गया, दूसरी बार तेरी शक्ल देख रहा हूँ, हमीद ने उससे कहा। मैं अब बेहोश हो जाऊंगा साहब, मेरी तरफ से तो जा बहक भी हो सकता है। नहीं साहब, मजाक नहीं, रात आप पता नहीं कहाँ थे। यहाँ क्या कुछ नहीं हो गया? क्या मतलब? वो मेम साहब तो आपके सामने ही आई थी। हाँ तो फिर? ठीक 2 बजे रात को डीआईजी साहब पहुंचे। उनके साथ एक आदमी और भी था, और डीआईजी साहब बराबर कहे जा रहे थे। मेरा दावा है कि वो यहीं होगी। ठीक 2 बजे रात को डीआईजी साहब पहुंचे। उनके साथ एक आदमी और भी था, और वो डीआईजी साहब से बराबर कहे जा रहा था। मेरा दावा है कि वो यहीं होगी। साहब सोए नहीं थे। पता नहीं डीआईजी साहब से अंग्रेजी में क्या बातचीत होती रही। दूसरा आदमी गुस्से में भरा हुआ था, बार बार साहब की तरफ मुक्का हिलाता था, लेकिन कमाल हो गया, साहब को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। वो मुस्कुराते रहे थे। और वो औरत कहाँ थी, हमीद ने पूछा। किसी कमरे में रही होगी, क्योंकि बाद में साहब उसे ड्राइंग रूम में लाए थे। उनके जाने के बाद साहब उनकी मौजूदगी ही में औरत दूसरे आदमी को देखकर कुछ डर सी गई थी। उसने झपटकर उसका हाथ पकड़ा था और चीखने लगी थी, और चीखते चीखते बेहोश हो गई थी। डीआईजी साहब हमारे साहब को गुस्सीली नज़रों से घूरते रहते, फिर अंग्रेजी में कुछ कहते हुए उन्हीं लोगों के साथ चले गए। किन लोगों के साथ? औरत और दूसरे आदमी के साथ। वो बेहोश औरत को हाथों पर उठाए हुए था। और फिर? साहब कुछ देर ठहरे थे और मुझे खत देकर वो भी कहीं बाहर चले गए थे। आप वाले मोटरसाइकिल ले गए हैं। मुझसे कहा था सुबह जब आप जागें उसी वक्त उसका खत आपको दिया जाए। हमीद ने तवील सांस ली और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो औरत कौन थी साहब? अखा, अब आपको ये भी बताया जाए? हम सब बहुत परेशान हैं साहब, अपने साहब के बारे में कभी किसी से कोई बुरी बात नहीं सुनी। जाओ, कान ना खाओ। वो बुरा सा मुंह बनाए हुए चला गया। फिर हमीद ने महसूस किया कि सारे ही मुलाजिम दिल गिरफ्तार नजर आ रहे हैं। अब उसके जहन में भी पहला सा गुबार बाकी नहीं रहा था। डीआईजी की आमद, वो दूसरा आदमी यकीनन खान वजाहत रहा होगा, और फिर उन मोहतरमा की बेहोशी। नाश्ते के बाद उसने फिर शरीफ से उस सिलसिले में पूछगछ शुरू की, और उस नतीजे पर पहुंचा कि उस औरत का रोल मुश्तबा भी करार दिया जा सकता है।
आखिर डीआईजी की मौजूदगी में उसका सिर्फ चीख चिल्लाकर बेहोश हो जाना क्या मायने रखता था। शरीफ या दूसरे मुलाजमीन अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे, लेकिन उन्हें कम से कम उसका सलीका तो था ही कि वो बेमायने चीख पुकार और कुछ कहे जाने में फर्क कर सकें। यकीनन कोई बड़ा चक्कर था जिसे फरीदी अपने तौर पर निपटाना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता हमीद की अक्ल राह पर आती गई और वो फरीदी की हिदायत पर अमल करने के लिए घर से निकल खड़ा हुआ। लिंकन कोठी के कंपाउंड से निकलकर सड़क पर हो ली और हमीद ने थोड़ी ही देर बाद महसूस किया कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। ईगल बीच पहुंचते पहुंचते सुबह यकीन में तब्दील हो गया था। एक लंबी सी सियाह गाड़ी कोठी के करीब ही से चली आई थी। हट के सामने लिंकन रोकते वक्त वो उसके बराबर ही से गुजरी चली गई थी। उसमें सिर्फ एक ही आदमी था और वही उसे ड्राइव कर रहा था। हमीद गाड़ी से उतरकर हट के दरवाजे पर आया। मुहाफिज ने पहले ही उसे देख लिया था। लपकता हुआ उसके करीब आकर बोला, साहब। सलाम साहब, बड़े साहब का फोन आया था। क्या वो यहाँ नहीं है? नहीं साहब। कब से नहीं आए? 1 महीना होता है साहब, बस थोड़ी देर के लिए आए थे। खैर खैर, दरवाज़ा खोलो। चौकीदार ने कुफल के सुराख में कुंजी लगाते हुए कहा। साहब ने फोन पर कहा था कि आप जब आए 3-4-7-11 पर उन्हें फोन करें। 3-4-7-11। हमीद ने याददाश्त पर जोर देते हुए दोहराया। उसकी दानिश में ये नंबर पहले कभी उसके इल्म में नहीं आए थे। बहरहाल कुछ देर ठहर कर उसने फ़ोन पर चौकीदार के बताए हुए नंबर डायल किए। हेलो, 34711। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लेकिन यह आवाज़ तो फरीदी की नहीं थी। कैप्टन हमीद स्पीकिंग, प्लीज़ होल्ड ऑन। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने फरीदी को कहते सुना, ठीक है। क्या ठीक है? हमीद ने पूछा। यही कि तुम गालबन उसका मकसद समझ ही गए होगे। ना समझूं तो जिंदा रहने का फायदा ही क्या। बहरहाल तुमने देखा है कि अब हम लोगों का ताक़ुब किया जाएगा, मुहकमाती तौर पर भी और उन लोगों की तरफ से भी। किन लोगों की बात कर रहे हैं? ख़त्म करो। फिलहाल मैं तुम्हारी कारगुजारियों पर खुश हो रहा हूँ। इस तंज का ताल्लुक मेरी किस हिमाकत से है? बस सिद्क़े दिल कह रहा हूँ फर्जंद, तुम्हारी हिमाकतें ज़्यादातर मेरे लिए कारामद साबित होती रही हैं। इस बार भी इत्तेफ़ाक़न ऐसा ही हुआ है। वजाहत फरमाइए, वरना मैं खुशी के मारे पागल न हो सकूँगा। वो नीग्रस सफूरा, उस पर तो करम ही कीजिए। अब क्या मैं इतने का भी हकदार नहीं? खैर गोली मारो, मैं दुश्वारियों में पड़ गया हूँ। क्या मतलब? खान वजाहत की गाड़ी की डिग्गी में मेरी उंगलियों के निशानात पाए गए हैं। क्या मतलब? वो दूसरी तरफ वो औरत भी मेरे ही घर से बरामद हुई। शरीफ ने मुझे बताया था, लेकिन बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अजीजुल कद्र, वो तो बड़ी अजीब सिचुएशन थी। अब जल्दी से कह डालिए, वरना मेरा दम निकल जाएगा। भाई वो पनाह लेने के लिए मेरे पास आई थी, लिहाजा मैंने एक कमरे में उसके लिए इंतजाम करा दिया था। 2:30 बजे रात को खान वजाहत डीआईजी साहब समीत आ पहुंचा। वो मुतालबा कर रहा था उसका। मैंने उसे बुलवाया और वो पागलों की तरह चीखती ही बेहोश हो गई। अब तुम खुद समझो, फौरी तौर पर उन लोगों ने क्या समझा होगा। अब क्या ख्याल है उनका? वो होश में आ गई है, लेकिन जुबान बंद है, कुछ बोलती ही नहीं। मैं जाकर जुबान खुलवा दूं? हमीद ने चहक कर पूछा। कहाँ है? सिविल अस्पताल में। तो फिर आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? फिलहाल आराम कर रहा हूँ। मेरे मुताल्लिक किसी के भी सवाल का सही जवाब ना दो। सवाल करने वाले ख्वाह हमारे ऑफिसर हों ख्वाह मिलने जुलने वाले। आखिर चक्कर क्या है? खान वजाहत की गाड़ी की डिग्गी में आपकी उंगलियों के निशानात क्यों कर मिले? जाहिर है कि वो मेरी ही उंगलियों के निशानात थे। ओह, तो वो आतिशगीर मादा, वो सिर्फ एक ऑटोमेटिक पटाखा था। मकसद ये था कि वो दोनों किसी खुली जगह में गाड़ी से बाहर निकल आए। आखिर क्यों? औरत की तस्वीर लेनी थी। मेरी समझ में नहीं आया। अहमक हो, तुम्हारी उस नीग्रस दोस्त के बयान की तस्दीक करनी थी। तो क्या? हाँ, तस्दीक हो गई है। उसका बयान दुरुस्त मालूम होता है। वो नेकनाम औरत नहीं है। किसी दूर दराज स्टेट से नाम बदलकर पासपोर्ट हासिल किया होगा उसने। बहरहाल शिकागो पुलिस की रिपोर्ट उसके बारे में अच्छी नहीं। क्या चक्कर है? कुछ भी हो, केस की कामयाबी का सेहरा तुम्हारे ही सर रहेगा, मुतमईन रहो। लेकिन समझ में नहीं आता कि डिग्गी में आपने अपनी उंगलियों के निशानात कैसे छोड़े। जानबूझकर। फिलहाल तुम इस चक्कर में ना पड़ो। वैसे तुम्हें आम तौर पर जाहिर यही करना है कि तुम मेरी गुमशुदगी की वजह से परेशान हो।
क्या क़याम यहीं रहेगा? ज़रूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारा ताक़ुब किया जाता है या नहीं। एक बात और बता दीजिए, क्या वो औरत किसी केस की तफ्तीश के दौरान में दरियाफ्त हुई थी? नहीं, बस यूं ही इत्तेफ़ाक़न दरियाफ्त नहीं हुई थी, बल्कि अब तो यही कहना चाहिए कि उसने मुझे दरियाफ्त किया था। नाम क्या है? नोमा स्कराटा के नाम से शिकागो पुलिस जानती है। यहाँ एली नूर के नाम के पासपोर्ट पर आई है। खैर हाँ, तो सुनो, तुम जब भी चाहो उसी फ़ोन नंबर पर मुझसे राब्ता कायम कर सकते हो। मैं ना मिलूँ तो पैगाम लिखवा दो। कुछ और? नहीं, बस। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और सिलसिला मुनक़ता हो गया। हामिद ने तवील सांस ली और रिसीवर रखकर खिड़की के करीब आ खड़ा हुआ। आसमान पर बादल थे और समंदर की तरफ से आने वाली हवा खुश्क थी। बहरहाल बाहैसियत मजमूई वो दिन खुशगवार कहा जा सकता था। उसने पाइप में तंबाकू भरते हुए सोचा, यकीनन वो लोग फरीदी को किसी जाल में फांसना चाहते हैं, मगर खुदा की पनाह ये औरतें, उनके अंदाज में कितनी सुपुर्दगी थी जब वो फरीदी के साथ रक्स कर रही थी। आंखों में गोया मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। ऐसा लगता जैसे वो अपने वजूद को फरीदी के वजूद में समो देना चाहती हो। फिर कैसी कर्मनाक कैफियत उसकी आंखों में नजर आई थी जब खान वजाहत उसे फरीदी के पास से घसीट कर ले गया था। खुदा बंदा, ये सब कुछ क्या है? ये सलाहियत तूने सिर्फ औरतों में क्यों वदियत की है? फिर उसे सफूरा याद आई और उसे तस्लीम कर लेना पड़ा कि खुद कुदरतहीन फरीदी पर मेहरबान हुई। वरना क्या ये ज़रूरी था कि वो उसकी ज़िद में किसी ऐसी औरत से जा टकरा था जो उस औरत नोमा या स्कराटा से उस हद तक वाकिफ होती। बहरहाल सफूरा के बयान करदा हालात जानने से कबल फरीदी नोमा स्कराटा के बारे में कोई सही राय कायम नहीं कर सका था। क्या कहा जा सकता है उस इत्तेफाक को? इस हद तक तो हामिद की उलझन रफा हो गई थी तो उस कहानी में फरीदी किसी किस्म का रोल अदा कर रहा था, लेकिन अब ये फिक्र थी कि फरीदी इस सिलसिले में करेगा क्या। वो काफ़ी देर तक खिड़की के करीब खड़ा पाइप के हल्के हल्के कश लेता रहा था। उसके बाद जो शामत ने घेरा तो दरियाफ्त हाल के लिए सर्जेंट रमेश को फ़ोन कर बैठा। उसने कहा, फ़ौरन ऑफिस पहुंचो वरना तुम भी लापता करार दे दिए जाओगे। और फिर जब ऑफिस पहुंचा तो वहाँ काफ़ी सनसनी फैली हुई थी। फरीदी के हरीफ ऑफिसरों ने उसे घेर लिया और वही अफवाहें सुनने में आई जिसका खदशा था, अगवा बिल जबर और ऐसी ज़बरदस्ती कि वो होश हवास ही खो बैठी। एक इंस्पेक्टर ने तो खुलकर कहा था कि फरीदी साहब का तजद्दुद रंग लाया है। बिलाखिर बौखला गए हजरत, सारी बंदिशें टूट गईं। ऐसे खब्तुल हवास हुए कि साला साल की नेकनामी को दाग लगा बैठे। हामिद क्या बोलता, बस सुनता और लुत्फ लेता रहा था। फिर एक साहब की किसी बात का जवाब देते हुए मज़े ले लेकर बोला था, बस क्या पूछते हैं साहब, मुझे तो सुबह ही इल्म हो सका जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। वैसे रात को 1:30 बजे आँख खुली थी और मैंने किसी ज़रूरत से बाहर निकलना चाहा था, लेकिन नहीं निकल सका था क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से मुक़फ़िल कर दिया गया था। यकीन कीजिए मेरे फरिश्तों को भी असल वाक़े का इल्म नहीं था, वरना चीख चीख कर पूरी कोठी सर पर उठा लेता। मुझे तो सुबह नौकरों से मालूम हुआ था। ओह, मैं नहीं जानता कि अब वो किसी को मुंह दिखा भी सकेंगे या नहीं। फिर उसे बराह रास्त डीआईजी के ऑफिस में तलब कर लिया गया। डीआईजी के सामने पेशी हुई और उसने वही सब कुछ बताया जो उससे पहले दूसरों को बता चुका था। डीआईजी के इस्तफसार पर उसने कहा, जनाब आली यकीन फरमाइए, मैं ऐसी किसी औरत के वजूद का इल्म नहीं रखता था। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि सब कुछ ख्वाब है। मुझे बेहद अफसोस है, ऐसा शानदार ऑफिसर जिसे मुहब्बे की नाक कहना चाहिए इस तरह ज़ाया हो गया। अब क्या हो सकता है? अगर वो अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए सामने नहीं आया तो कोई क्या कर सकेगा? कुछ भी तो नहीं। डीआईजी सचमुच रंजीदा मालूम होता था। हामिद के जहन पर भी खामखा अफसरदगी तारी होने लगी। अच्छी बात है, डीआईजी ने मुलाकात ख़त्म होने का इशारा करते हुए कहा, कम से कम हर वक्त महकमे की पहुँच ही में रहना। बेहतर जनाब, हामिद ने कहा था और सलाम करके रुखसत हो गया था। 2 दिन यूं त्यों गुजरे और तीसरे दिन तो हामिद का दम घुटने लगा। फरीदी के बताए हुए नंबरों पर फ़ोन करके पैगामात नोट कराता रहा था। खुद उससे एक बार भी गुफ्तगू नहीं हो सकी थी। तीसरा दिन गुजारना मुश्किल हो गया और अब तो उसे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे सचमुच फरीदी से उस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब हो गया हो। घुटन की वजह गालिबन यही एहसास था
उससे उसी वक्त इत्तला मिली कि खान वजाहत ने महकमे के बाद ऑफिसरों को बुरा भला कहा था और उन पर यह भी वाज़ा किया था कि अगर मुजरिम 2 दिन के अंदर अंदर न पकड़ा गया तो वो उस मामले को आगे बढ़ा देगा, फिर इसको भी मुतला कर देगा कि खुद कानून के मुहाफिज किस तरह कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उसका दिल चाहा कि खान वजाहत को राह चलते ललकार दे, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गया था कि फिर कानून के मुहाफिजों की गुंडागर्दी के हवाले भी दिए जाने लगेंगे। वैसे ये नहीं सोचता कि कानून के मुहाफिज भी आदमी ही होते हैं और ज़ाती तौहीन पर उन्हें भी गुस्सा आ सकता है। इसी शाम को वो हाई सर्कल नाइट क्लब में जी बहलाने की कोशिश कर रहा था कि खान वजाहत से मुठभेड़ हो गई। उसके साथ 2 आदमी भी थे। उनमें से एक ने हमीद की तरफ इशारा किया और वो तीनों सीधे उसी की मेज़ की तरफ बढ़ते चले आए। वो अपनी मेज़ पर तन्हा था, 3 कुर्सियां खाली थीं। वो उसकी इजाज़त हासिल किए बगैर बैठ गए। हालांकि ये क्लब के ज़वाबित के खिलाफ था। तुम कैप्टन हमीद हो? खान वजाहत ने तौहीन आमेज लहजे में कहा। हाँ, और बदतमीज़ों का जबड़ा तोड़ देने के लिए शोहरत रखता हूँ। क्या मतलब? हमारे मुआशरे में ऐसे तरह तो खातिब बदतमीजी के मुतरादिफ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि फरीदी कहाँ है? खान वजाहत मेरे को घूंसा मार कर बोला। तुम हो कौन? हमीद आंखें निकाल कर दहाड़ा। शट अप! हमीद उछलकर खड़ा हो गया और ठोकर मारकर कुर्सी एक तरफ गिरा दी। साथ ही उसका हाथ बगली होलिस्टर पर पहुंच गया था। वो तीनों भी उठ खड़े हुए। दफतन उनमें से एक आदमी ने खान वजाहत की तरफ मुड़कर लजाजत से कहा, बॉस प्लीज बात बढ़ाने से क्या फायदा? कैप्टन हमीद बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, तो फिर तुम ही गुफ्तगू करो, खान वजाहत ने कहा, लेकिन इस बार भी उसका लहजा फाड़ खाने का सा था। बैठ जाइए कैप्टन, उसी आदमी ने हमीद की गिराई हुई कुर्सी सीधी करते हुए कहा। अब गुफ्तगू दोस्ताना माहौल में होगी। बॉस हमारे मुआशरे से काफी दिनों दूर रहे हैं। इस अचानक तब्दीली के लिए हमीद तैयार नहीं था। वो तो समझा था कि दूसरे ही लम्हे में हॉलिस्टर से रिवाल्वर निकाल लेने के अलावा और कोई चारा ना होगा। बहरहाल उसे तौन करहन बैठना पड़ा। इतनी देर में मैनेजर भी दौड़ा आया था, लेकिन वजाहत ने हाथ के बेढंगे इशारे से उसे वापस जाने को कहा। वो बेबसी से हमीद की तरफ देखता हुआ चुपचाप चला गया। मादाम एली नूर होश में आ गई हैं, वजाहत के साथी ने कहा, मतलब ये कि वो गुफ्तगू भी कर सकती हैं। हमने उनसे उनकी खैरियत मालूम करनी चाहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कर्नल फरीदी के असिस्टेंट की मौजूदगी ही में गुफ्तगू कर सकेंगी, जो उस वक्त वहाँ मौजूद था। तो फिर आप हजरात सीधे मेरे ही पास में चले आए। कर्नल फरीदी का असिस्टेंट और भी हैं, सार्जेंट रमेश और सरदार अमर सिंह। उन दोनों हजरात के तारुफ पर वो उनसे अपनी नावाकियत का इजहार कर चुकी हैं। फिर यह कतई गलत है कि उनकी मुराद मुझसे होगी। मैं तो बेखबर सो रहा था। ये तो वो बयान है जो आपने अपने मुहकमे को दिया है। दूसरा आदमी अपनी आंख दबाकर मुस्कुराया। मेरे पास दूसरा कोई बयान नहीं है। अच्छा, तो फिर अज़राए इंसानियत हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। वो बॉस की मेहमान थी। उस हादसे से बॉस की सख्त तौहीन हुई है। भाई, मैं तो उस तौहीन का जिम्मेदार नहीं। और फिर चूंकि ये मामला एक केस की हैसियत हासिल कर चुका है, लिहाजा मैं अपने सुपरिटेंडेंट की इजाज़त के बगैर ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। हम आपके लिए इजाज़तनामा ही लाए हैं, मुलाहिजा कीजिए, उसने जेब से एक कागज़ निकालते हुए कहा। ये उसके लिए सुपरिटेंडेंट का हुक्मनामा ही था, जिसमें कहा गया था कि मिस एली नूर का बयान कलमबंद करे। हमें सुपरिटेंडेंट साहब ही से मालूम हुआ था कि आप यहाँ मिलेंगे, वही आदमी बोला, और हमीद ने पुरतशवीश अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी। डीआईजी के हुक्म के मुताबिक आजकल वो महकमे को अपनी नकल व हरकत से बाखबर रखता था, लिहाजा यहाँ भी उसने फ़ोन पर एक जिम्मेदार ऑफिसर को मुतल्ला किया था कि वो उस वक्त यहाँ मौजूद है। तो ये कहिए, हमीद तवील सांस लेकर बोला, मुझे कार्रवाई शिनाख्त के लिए वहाँ ले जाया जा रहा है। अब जो कुछ भी समझिए, हुक्मनामा आपके हवाले कर चुका हूँ। हमीद उठता हुआ बोला, चलिए, लेकिन ठहरिए, मैं यहाँ से रवानगी की इत्तला भी अपने महकमे के एक जिम्मेदार ऑफिसर को दूंगा। आपकी मर्जी। हमीद उन 3 आदमियों के साथ मैनेजर के कमरे में आया। वहां से अपने ऑफिस को इत्तला दी कि वो सुपरिटेंडेंट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खान वजाहत और उसके 2 साथियों के हमरा खान वजाहत की क़यामगाह पर जा रहा है। और फिर वो बाहर आ गए। खान वजाहत के साथी ने पहले ही बता दिया था कि होश में आ जाने के बाद वो अस्पताल से खान वजाहत की कोठी में मुंतकिल कर दी गई है। और खान वजाहत की कोठी के उस कमरे में पहुंचकर जहां वो औरत मौजूद थी, हमीद पर यह हकीकत रोशन हो गई
कि उसके लिए बाकायदा तौर पर जाल बिछाया गया था, क्योंकि वहां उसने डीआईजी को भी बैठे पाया। औरत एक आराम कुर्सी पर नीम दराज थी और पहले से कहीं ज्यादा हसीन दिखाई देती थी। हाँ, यही है, उसने हामिद को देखते ही कहा। यह आदमी उस वक्त वहां मौजूद था। डीआईजी ने कहर आलूद नजरों से हामिद की तरफ देखा और हामिद समझ गया कि सचमुच उससे पहले अमर सिंह और रमेश की शिनाख्ती परेड हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि आपने ख्वाब देखा था, हामिद ढिठाई से बोला। फजूल बकवास मत करो, डीआईजी ने गजबनाक होकर कहा। हामिद ने खामोशी इख्तियार की और अंदर ही अंदर खौलता रहा। अब उस औरत ने बोलना शुरू किया। बिल तफसील ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात बयान कर रही थी कि शैतान के कान भी बहरे हो जाएं। डीआईजी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आखिर उसने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, अब तुम क्या कहोगे? जनाब आली, मैं क्या अर्ज करूं? मैंने पहले भी सारी बातें दूसरों से सुनी थी और ये वाक़ा उनकी जुबानी सुन रहा हूँ। और फिर ये बात भी काबिल गौर है कि अगर कर्नल साहब ऐसे ही बेईमाना मूड में थे तो उन्हें उसका होश कैसे रहा होगा कि उनसे मेरा भी तारुफ कराते, उन्हें ये बताते कि ये मेरा असिस्टेंट है। और अगर उन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगाया था कि मैं उनका असिस्टेंट हूँ तो फिर यही कहा जा सकता है कि मैंने इतना माकूलियत में भी उन्हें असिस्ट किया होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? खान वजाहत बोल पड़ा। शट अप योर डर्टी स्वाइन, मैं सिर्फ अपने ऑफिसर का जवाबदा हूँ। हामिद का पारा एकदम चढ़ गया। ठीक उसी वक्त एक मुलाजिम हाँफता काँपता कमरे में दाखिल हुआ। सरकार, वो चले आ रहे हैं, रोके नहीं रुकते, उसने हाँफते हुए कहा। कौन? खान वजाहत दरवाजे की तरफ झपटा ही था कि दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने फुलट हैट उतारते हुए डीआईजी को सलाम किया। तुम? डीआईजी बौखलाए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। इस तरह? हामिद का तो सर ही घूम कर रह गया था। उसने सोचा, मुमकिन है फरीदी को यहाँ डीआईजी की मौजूदगी का इल्म ना रहा हो और वो हर किस्म की एहतियात को बालाए ताक रखकर खान वजाहत से निपटने के लिए इस तरह जबरदस्ती घुसाया हो। जनाब आली, फरीदी नरम लहजे में बोला, इस नाजुक मौके पर मेरी मौजूदगी बहुत जरूरी है। फिर उसने अपने साथी की तरफ देखकर कहा, यह है मिस्टर माइकल बर्ग, शिकागो पुलिस के इंस्पेक्टर बकार खास। माइकल बर्ग और तो चल पड़ी। हाँ कुतिया, अब कहाँ बचकर जाएगी, फरीदी का साथी बोला। अब हमीद ने और से देखा तो वो यकीनन एक सफेद फार्म गैर मुल्की था। ये क्या गोरा धंधा है? डीआईजी फरीदी की तरफ मुतवज्जह होकर बड़बड़ाया। माइकल बर्ग, यहाँ से चले जाओ, दफतन औरत उठती ही बोली। ये शिकागो नहीं है। आज पहली बार तुम्हारे खिलाफ एक वाज़ह तरीन सबूत हाथ आया है। क्या समझती हो तुम, मैं इस मौके से फायदा ना उठाऊंगा? कैसा सबूत? शिकागो की नोमा कम से कम शिकागो के लिए नोमा ही रहेगी, एली नूर नहीं बन सकती। तुमने नाम बदलकर जाली पासपोर्ट पर सफर किया है, दो हुकूमतों को धोखा दिया है। तुम पर हाथ डालने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, बाकी हम खुद ही उगलवा लेंगे। तुम कोई भी हो, निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगा। खान वजाहत दहाड़ा। मेरी मौजूदगी में भी? फरीदी इस्तेहज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। डीआईजी बिल्कुल खामोश था। खान वजाहत इंस्पेक्टर माइकल की तरफ घूंसा तान कर बढ़ा। होश में आओ, फरीद उनके दरमियान आता हुआ गुर्राया। मुझे इल्म है कि तुम बहुत ताकतवर हो। अच्छा तो पहले तुम ही लो। खान वजाहत ने फरीदी पर हाथ छोड़ दिया, लेकिन वही हाथ पल भर में फरीदी की गिरफ्त में था। वजाहत ने बाएं हाथ को काम में लाना चाहा, लेकिन वो भी फौरी तौर पर पकड़ लिया गया। फिर शुरू हुई जोर आजमाई। ये कैसा जुल्म है, दफतन नोमा बोली। एक बड़े ऑफिसर के सामने मातहत की ये जुर्रत। फरीदी, डीआईजी की आवाज़ भरलाई हुई थी, बराह करम फिलहाल मदाखलत ना कीजिए, मेरा खुसूसी इजाज़तनामा महफूज है और वह ऐसे मौके पर काम आता है। खान वजाहत, अगर तुमने झटका देकर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की तो कलाई की हड्डियों की जमानत ना दी जा सकेगी। खान वजाहत किसी बिखरे हुए भेड़िए की तरह उड़ रहा था, लेकिन शायद उसने भी ये महसूस कर लिया था कि फरीदी ने गलत नहीं कहा। इसीलिए अब झटके से कलाई छुड़ा लेने की कोशिश तर्क कर दी थी और उस पर पिला पड़ रहा था। दफतन फरीदी डीआईजी से कुछ कहने के लिए उसकी तरफ मुड़ा। साथ ही नवा पर भी नजर पड़ी, जिसने पिस्तौल निकाल लिया था। हाथ उठाओ सब, तेज सीटी की सी आवाज में चीखी थी और फरीदी ने बड़ी फुर्ती से खान वजाहत को पिस्तौल की जद पर मोड़ दिया था। छोड़ दो इसे, वरना फायर कर दूंगी। खामोश रहो, मेरी तौहीन ना करो, खान वजाहत गुर्राया। नोमा, पिस्तौल जमीन पर डाल दो, इंस्पेक्टर माइकल की आवाज थी। अच्छा तो पहले तुम ही सही। नोमा की जुबान से ये अल्फाज निकलते ही फरीदी ने खान वजाहत को धक्का दिया। फायर की आवाज हुई और खान वजाहत का रहा।
फरीदी ने उसे इस तरह धकेला था कि वो नोमा और माइकल के दरमियान आ गया था। इसी वक्त नोमा ने माइकल पर फायर भी झोंक मारा था, लेकिन उसे दूसरे फायर की मोहलत ना मिली, क्योंकि उसके बाद फरीदी उसकी तरफ झपटा था। नोमा ने खान वजाहत को लड़खड़ाते देखा था, ठिठकी थी और फिर उसका पिस्तौल फरीदी के हाथ में नजर आया था। एक हाथ से उसने उसका पिस्तौल संभाला था और दूसरे हाथ से बाजू पकड़कर उसे माइकल की तरफ धकेलते हुए कहा था, लो उसे संभालो। और माइकल ने उसके सर के बाल मजबूती से पकड़ते हुए 2-3 झटके दिए और वह चोट खाई हुई कुतिया की तरह बिलबिलाने लगी। खान वजाहत के बाएं शाने में गोली लगी थी। हमीद, फरीदी बोला, खान वजाहत को महकमे के हवालात में देना है। तुम जो भी कर रहे हो। डीआईजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फरीदी हाथ उठाकर बोला, खुसूसी इजाजतनामा के हवाला देने के बाद जिम्मेदारी मुझ पर होती है। बहरहाल मैं कुछ देर में आपको मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। खान वजाहत ने फिर मज़ाहमत करनी चाहिए थी, लेकिन फरीदी ने बड़ी संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो जख्मी है। अगर उसके हाथ से भी मजीद जख्म पहुंचा तो उसे अफसोस होगा। दूसरी शाम को हमीद फरीदी के मेहमान खाने में इंस्पेक्टर माइकल के लिए कॉकटेल बना रहा था। माइकल और फरीदी सिगार से शोल कर रहे थे और सफूरा मध्यम सुरों में एक गीत गा रही थी। हमीद उसे यहाँ ले आया था, लेकिन अपने बारे में न जाने क्यों ये नहीं बताया था कि वो खुद भी एक ऑफिसर है। फरीदी को अपने उस दोस्त पुलिस ऑफिसर के हैसियत से मुतारिफ कराया था और उसके कहने पर मुबैना तौर पर उन्होंने नोमा का ताक़ुब किया था। अभी तक हमीद को ये नहीं मालूम हो सका था कि आखिर खान वजाहत क्यों हवालात में दिया गया है। वो कह सकता था कि वो भी नोमा के धोखे में आ गया था, उसकी असलियत से वाकिफ नहीं था। दफतन फरीदी ने उर्दू में कहा, बरखुरदार, अब अपनी उस अंबर फार्म को रुखसत कीजिए। और हमीद ने सफूरा से कहा, तुम सांप देखना चाहती थी, आओ चलो मेरे साथ। हमीद सफूरा को इमारत के उस हिस्से में लाया जहाँ सांप थे। रास्ते में शरीफ मिल गया। उसने सफूरा को उसके हवाले करते हुए कहा, तुम इसके साथ जाओ, मैं भी आता हूँ। और फिर मेहमान खाने की तरफ पलट आया। उसे यकीन था कि फरीदी उस वक्त माइकल से किसी अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहा होगा, इसीलिए सफूरा को वहां से हटाया था। उसका ख्याल गलत ना निकला। फरीदी इंस्पेक्टर माइकल से कह रहा था, नोमा यहाँ खान वजाहत की मदद से अपने कारोबार को मजीद वसअत देना चाहती थी। इस तरह दुनिया में एक बिल्कुल ही नया बैनुल-अक़वामी गिरोह मंशियात की नाजायज़ तजारत के लिए तश्कील पा जाता। नोमा उसकी सरबराह होती और हमारे मुल्क की नाजायज़ तजारत की सरबराही खान वजाहत के हिस्से में आती। यहाँ के जुराइम पेशा मेरे बारे में कभी किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो सके। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे रास्ते से हटाए बगैर वो किसी बड़े जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकते। लिहाजा नोमा को मशवरा दिया गया कि वो किसी तरह मुझे उलझा दिया जाए ताकि वो इत्मीनान से बिजनेस ऑर्गेनाइज कर सकें। खान वजाहत की मोटी अकल में ये तदबीर आई कि खुद मुझे ही किसी मामले में मुलविस कर दिया जाए। जाहिर है कि उसकी दानिश में मुझे अपनी बारात की फिक्र होती और मैं चारों तरफ से तवज्जो हटाकर अपने ही उलझेड़ों में पड़ जाता। बहरहाल नोमा खुद ही मेरी तरफ आई थी और खान वजाहत ने रकावत का ढोंग रचाया था। मुझे पहले ही शुबा हो गया था कि कोई चक्कर है, लिहाजा मामले के तह तक पहुंचने के लिए मैं भी नोमा की तरफ झुकता चला गया। लेकिन खान वजाहत की रकावत मुझे खास नतीजे पर नहीं पहुंचे दे रही थी। लेकिन खान वजाहत की रकावत मुझे किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचने दे रही थी। अचानक कुदरत मेहरबान हुई मुझ पर और वो काली लड़की खुद ब खुद उगदा कुशाई का बायस बन गई। उसने तुमसे राब्ता कायम किया और तुम उस खुशी में दौड़े चले आए कि तुम्हें पहली बार नोमा के खिलाफ एक वाज़ह तरीन सबूत मिल रहा है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ प्यारे दोस्त, माइकल बोला, लेकिन हमें उसका कतई इल्म नहीं था कि नोमा इतनी अजियत पसंद भी है। हम तो उसके काले कारोबार के मुताल्लिक कोई वाज़ह किस्म का मवाद फराहम करने की फिक्र में रहे थे। लेकिन फिर वो शिकागो में रुलाने वाले के नाम से क्यों मशहूर है? हमीद ने पूछा। बिलाशुबा वहाँ उसको उसी नाम से याद किया जाता है, लेकिन वजह दूसरी है। भोले भाले नौजवानों से इश्क का ढोंग रचाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें ठुकरा देती है और फिर वो शराब खानों में बैठे नशे की हालत में रोते देखे जाते हैं। खान वजाहत के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? हमीद ने फरीदी से पूछा। वो तो किसी सूरत से बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसने यहाँ के पुराने जुराइम पेशा लोगों से साज़बाज़ शुरू कर दी थी। उन्हें मंशियात की नाजायज़ तजारत के साइंटिफिक तरीकों पर लेक्चर दिया जाता था, बाकायदा क्लास लेता था। हमीद साहब, वो सब मेरी गिरफ्त में आ गए हैं। 4 दिनों में यही कुछ तो करता रहा हूँ। खान वजाहत को मुतमईन कर दिया था मैंने कि मैं पूरी तरह उसके चक्कर में फंस गया हूँ
उसे यकीन दहाने के लिए मैंने उस गाड़ी की डिग्गी में अपनी उंगलियों के निशानात छोड़े थे। वो समझा शायद मुझ पर भी रकाबत सवार हो गई है, इसलिए वो नोमा के साथ मुलव्वस करने में जल्दबाजी से काम ले गया। मेरे गायब हो जाने पर समझा कि मैं शहर ही से चला गया हूँ, क्योंकि उसकी दानिश में फौरी तौर पर अपनी सफाई नहीं पेश कर सकता। बहरहाल वो मेरी तरफ से मुतमईन होकर अपने काम में लग गया और मैं उसका ताक़ुब करता रहा। मुझे हैरत है कि आपने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर लिया। 20वीं सिद्दी में बैठकर हैरत का इजहार कर रहे हो। अरे, नोमा की तस्वीर उसी रात को फैक्स के जरिए शिकागो भिजवा दी थी और दूसरी सुबह उसी जरिए से जवाब वसूल कर लिया था। और माइकल यहाँ कल पहुँचे हैं। आखिरी सवाल सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमीद हाथ उठाकर बोला, आपने मेरा कमरा बाहर से मकफूल क्यों कर दिया था? मैं अच्छी तरह जानता था कि वो क्यों आई है। मुझे यकीन था कि ज़बरदस्तियों वाला ही ड्रामा स्टेज किया जाएगा। लिहाजा मैंने सोचा कहीं तुम कोई हिमाकत न कर बैठो, अक्लमंद बनने की कोशिश न कर डालो, खेल बिगड़ जाता। और इस तरह हमीद सर हिलाकर बोला, एक बात और है। खैर, फिर सही, कभी तन्हाई में पूछ लूंगा। माइकल हंसने लगा। फरीदी सिगार सुलगा रहा था। खत्म। शुभ।